फलों के मीठे स्वाद का कारण है? ऑप्शन ए माल्टोस, ऑप्शन ए माल्टोस, ऑप्शन बी राइबोस, ऑप्शन सी लैक्टोस, ऑप्शन डी फ्रैक्टोस। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? फलों में मीठे स्वाद का कारण है, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है माल्टोस, राइबोस, लैक्टोस, फ्रैक्टोस। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्रैक्टोज। फलों में जो मीठे स्वाद का कारण होता है वह फ्रैक्टोज। फलों में फ्रैक्टोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसके कारण फल हमको मीठे प्रतीत होते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज फ्रैक्टोज के कारण फल मीठे लगते हैं। फलों में फ्रैक्टोज सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ईमू, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी साइबेरियाई सारस। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है ईमू, ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी एल्बेस्ट्राक, ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर डी साइबेरियाई सारस। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है।
इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन ए दाल चीनी, ऑप्शन बी लवंग, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी ताड़। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। आपके ऑप्शन है दालचीनी, लवंग, नीम, ताड़। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लवंग, सॉरी दालचीनी। दालचीनी, दालचीनी दालचीनी पेड़ के जो छाल होते हैं वो मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे छोटी पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी गुंजन पक्षी, ऑप्शन डी घरेलू गोरैया। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे छोटी पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी, घरेलू गौरैया। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है गुंजन पक्षी, ऑप्शन नंबर सी गुंजन पक्षी। यह संसार की सबसे छोटी पक्षी है और यह क्यूबा देश में पाई जाती है। यह ऐसी पक्षी है, ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है। ये आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है। यह संसार की सबसे बड़ी पक्षी होती है, सॉरी संसार की सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी होती है, और यह ऐसी पक्षी होती है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ हमारे चैनल RGS क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? आपके ऑप्शन है मक्खी पालन, ऑप्शन बी मकड़ों का अध्ययन, ऑप्शन सी बरुथी का अध्ययन, ऑप्शन डी माहू, माहू का अध्ययन। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मक्खी पालन, मकड़ों का अध्ययन, बरुथी पालन का अध्ययन, माहू का अध्ययन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी मकड़ियों के अध्ययन करने का एक शाखा है। एरेनियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन करने के अंतर्गत आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे और मुझे ये उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा अगला अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी मेलाकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ऑर्निथोलॉजी। और
ऑर्निथोलॉजी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, ऑर्पिटोलॉजी, मैलाकोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है। और ये जो देखिए, ये जो लिम्कोलॉजी है, इसके अंतर्गत तालाब तालाब, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन तालाब, झील और पोखरों के जीवों के अध्ययन के अंतर्गत आता है। और देखिए, और ये देखिए हर्पिटोलॉजी, इसका अध्ययन जो होता है उभयचर उभयचर का अध्ययन। उभयचर का अध्ययन हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत आता है। और ये देखिए मैलाकोलॉजी, मैलाकोलॉजी जो होता है ये मोलस्का का अध्ययन के अंतर्गत आता है। लिम्नोलॉजी जो होता है ये तालाब, झील और पोखरों के जीवों के अध्ययन के अंतर्गत आता है लिम्नोलॉजी। और हर्पिटोलॉजी जो होता है ये उभयचर के अध्ययन के अंतर्गत आता है हर्पिटोलॉजी। और जो मैलाकोलॉजी होता है ये मोलस्का का अध्ययन के अंतर्गत आता है मैलाकोलॉजी। और जो ये होता है ऑर्निथोलॉजी जो होता है ये पक्षियों के अंतर्गत आता है। पक्षियों के अंतर्गत आता है ऑर्निथोलॉजी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी व्हेल,
ऑप्शन सी डायनासोर। ऑप्शन डी गैड़ा। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है। हाथी, व्हेल, डायनासोर, गैड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेल। यह विशालतम स्तनधारी है वेल। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए विटकर, ऑप्शन बी हैकेल, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी कोपलैंड। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। विटकर, हैकेल, लीनियस, कोपलैंड। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वेटिकर। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है विटकर। विटकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया था। इन्होंने पांचों जगत में पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा था प्लांटी। और लास्ट पांचवा एनीमिलिया। 5 जगत वर्गीकरण विटकर ने किया था। इन्होंने पहला मोनेरा
प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिलिया, इनके 5 जगत वर्गीकरण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा ऑप्शन नंबर बी लुई पास्चर। ऑप्शन सी ड्रेसर। ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड जेनर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुई पास्चर, ऑप्शन सी ड्रेसर, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? आपके ऑप्शन नंबर हैं ऑप्शन ए कीट, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए कीट, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी डी वायरस। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया फैलता है, मलेरिया पैदा होता है प्रोटोजोआ। इसका कारण है प्रोटोजोआ।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है प्रोटोजोआ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर शो हो चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है पत्ते, तना, छाल, फल, आवरण। बताइए अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? पत्ते, तना, छाल, फल, आवरण। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है फल आवरण। फल आवरण से हमें अफीम के पौधे से मॉर्फिन प्राप्त होता है। अफीम के पौधे अफीम के पौधे अफीम के पौधे जो होते हैं वो फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल आवरण। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है? ऑप्शन है तीन थ्री ऑप्शन है ए ऑप्शन ए 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। तो चलिए इस प्रश्न को बता देते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है। इस 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ बन जाता है, अर्थात इसका जो क्वथनांक जो इसका हिमांक बिंदु जो है, इसका जो हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर बनेगा? तो हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। तो बताइए इस प्रश्न का क्या आंसर बनेगा? किलोवाट घंटा एक यूनिट है। आपको बताना है किलोवाट घंटा की यूनिट क्या है। ऑप्शन है ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी संवेग का। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा की जो यूनिट है इसकी यूनिट ऊर्जा है। और 1 किलोवाट घंटा में
3.6 मेगा जूल होता है। किलोवाट घंटा की जो इकाई है, इसकी जो यूनिट है वो ऊर्जा है, और 1 किलोवाट में 3.6 मेगा जूल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ चुके होंगे, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो बताइए अगले प्रश्न का क्या आंसर बनेगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए इस प्रश्न का क्या राइट आंसर बनेगा। इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है परसेंटेज में, ऑक्सीजन मानव शरीर में 62% पाई जाती है। उसके बाद कार्बन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, इसकी जो मात्रा है 20%। इसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन की मात्रा जो है वह 10% है। फिर लास्ट में नाइट्रोजन, मानव शरीर में नाइट्रोजन, इसकी जो मात्रा है 3%। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो कि है 62%। उसके बाद कार्बन पाया जाता है, उसकी जो मात्रा है 20%। फिर हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इस प्रश्न के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल RGS क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है मानव शरीर में। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से के कारण हो जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B12। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी जो होता है वह विटामिन सी जो होता है वह
नींबू, संतरा, मौसम्मी, आंवला पत्तेदार सब्जी में पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न हम लोग समझ चुके होंगे कि जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, उसकी स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और जो विटामिन सी होता है सर्वाधिक मात्रा में आंवला हो गया, संतरा, मौसम्मी पत्तेदार सब्जी में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की गति, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए उसकी विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी उसकी गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी उनके अपने अपने तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा की दिशा, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रवाह, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उनके अपने अपने तापमान पर, उनके अपने अपने तापमान पर। ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा जो होता है वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, इसकी जो तापमान है, इस व्यक्ति की जो तापमान है इससे अधिक है, इसका तापमान कम है और इससे इसका तापमान अधिक है, इसका तापमान अधिक है और इसका तापमान कम है। अगर ये दो लोग आपस में अगर इनको सटा दिया जाए तो ऊष्मा जो होगा ये अपने आप को मेंटेनेंस करेगी। मेंटेनेंस मतलब करेगी, ऊष्मा जो है हमेशा उच्च से निम्न की ओर ट्रांसफर होती है, उच्च से निम्न की ओर बढ़ जाती है। तो इसकी जो तापमान है, इस अगर इसको इन दोनों को अगर आपस में सटा देंगे तो जिसकी तापमान अधिक है और जिसकी तापमान कम है तो इसकी तापमान इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो इनकी जो दोनों दोनों की तापमान जब से समान नहीं होंगे, इन दोनों के तापमान जब से समान नहीं होंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। उच्च से हमेशा आप लोग याद रखिए जो तापमान होता है, ऊष्मा जो होता है वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाती है, उच्च से निम्न की ओर बढ़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर है उनके अपने अपने तापमान पर दो निकायों के बीच जो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तुम्हारे दो निकाय हैं मान लेते हैं हम, और इनकी ऊष्मा जो निर्भर करेगी, इनकी जो ऊष्मा निर्भर करेगी, जो दिशा इनकी जो ऊष्मा की दिशा रहेगी इनके तापमान पर निर्भर करेगी। अगर इन दोनों की ऊष्मा इन दोनों की ऊष्मा की प्रवाह इनकी तापमान पर निर्भर करेगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एंजाइम होते हैं ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्मजीव, ऑप्शन बी प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंद फफूंद। इसका राइट आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं
इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं सिंपल प्रोटीन होते हैं। और इस प्रोटीन की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहले ने की थी। एंजाइम जो होता है वह प्रोटीन होता है, और प्रोटीन की जो खोज है सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहले ने की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, विटामिन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। हमारे मानव शरीर को ऊर्जा जो है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट देता है। हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 3 × 10⁸ किमी पर सेकेंड। ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मील पर सेकेंड। ऑप्शन डी 3 × 10⁸ सेमी पर सेकेंड। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रकाश का वेग है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ km पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मील पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 3 × 10⁸ सेमी पर सेकेंड। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रकाश का वेग। इसमें प्रकाश की चाल बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सी प्रकाश की चाल करेक्ट है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश का जो चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रकाश के जो वेग है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यकृत। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। इसकी जो लंबाई है 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। यकृत की जो लंबाई होती है वो 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसकी जो भार होता है, इसका जो भार होता है 1.6 किलो। 1.6 सॉरी 1.5 लगभग 1.5 किलो का यकृत होता है। इसकी जो भार होता है 1.5 kg। और इसकी जो लंबाई होती है यकृत की 15 से 22 सेंटीमीटर। इसका जो कार्य, जो प्रमुख रूप से इसका जो कार्य है, यकृत का कार्य, यकृत का कार्य है ये पित्तरस का स्रावण करता है। पित्तरस का स्रावण करता है। यकृत जो है पित्तरस का स्राव करता है। और इसकी जो लंबाई होती है 15 से 22 सेंटीमीटर। इसकी जो भार 1.5 kg। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए एक प्रश्न से कितने प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न पूछा गया था मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। और यकृत से मैंने 3 प्रश्न को कंप्लीट कराया है। तो देखिए जो यकृत होता है इसकी जो लंबाई होती है यह 15 से 22 सेंटीमीटर हो सकती है। और इसकी जो भार होती है 1.5 kg होती है। और इस यकृत का जो प्रमुख कार्य है, इसका जो प्रमुख कार्य पित्तरस का स्राव करता है। नेक्स्ट प्रश्न, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए तरंगों की आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी तरंगों की तीव्रता, ऑप्शन डी तरंगों की स्पष्टता। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? हर्ट्ज द्वारा क्या मापा जाता है? हर्ट्ज की इकाई बताइए, हर्ट्ज की यूनिट क्या है?
इस प्रश्न का जो राइट आंसर है तरंगों की इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरंगों की तीव्रता। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है तरंगों की तीव्रता। हर्ट्ज की यूनिट जो है तरंगों की तीव्रता नापी जाती है। कोई तरंग एक सेकंड में जितने ही कंपन करेगी, कोई तरंग एक सेकंड में जितना कंपन करेगी कोई तरंग एक सेकंड में जितना कंपन करेगी उसी उसी को हम लोग तरंगों की तीव्रता कहते हैं। कोई तरंग एक सेकंड में जितना कंपन करेगी उसी को हम लोग तरंगों की तीव्रता कहते हैं। और इसको जो हम लोग मापते हैं हर्ट्ज में, इसको हम लोग मापते किस में है, हर्ट्ज में। इसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, तरंगों को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ चुके होंगे। हमारा अगला प्रश्न, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें पाया जाता है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इमली, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी नींबू। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। साइट्रिक एसिड किस तत्व में पाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है नींबू। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी नींबू। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है। ऑप्शन नंबर ए निम्न दाब, ऑप्शन बी निम्न घनत्व, ऑप्शन सी निम्न श्यानता, ऑप्शन डी निम्न तापमान। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है निम्न घनत्व। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व। बादल जो है वह पानी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और कणों की इन बादल जो है वो पानी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इन कणों की
घनत्व इतना कम होता है कि ये आसमान में आसानी से तैरने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न समझ चुके होंगे। बादल जो है वह निम्न घनत्व के कारण आसमान में तैरता है।